नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है बोझ न बने बुढ़ापा। आज बच्चों की जिद पर उन्हें गिरगांव चौपाटी ले गई। वहां श्री पंडित से मुलाकात हुई जो 10 वर्ष पूर्व हमारी ही सोसाइटी में रहते थे। रोबदार चेहरा, उत्साही मुस्कान, बच्चों के साथ बैठकर रेत के घर बना रहे थे। उनके साथ समुद्र की लहरों में भीग रहे थे। उम्र होगी 75 के करीब। सुखी जीवन के पहलू खुलते खुलते जीवन के उतार चढ़ाव भी उनकी आंखों से, बातों से परिलक्षित हो गए थे। 6 साल पहले पत्नी चल बसी, लड़के लड़कियां सुस्थिर, विवाहित, उच्च पद पर, और फिर आर्थिक सघनता, सब कुछ ऐसा कि नज़र लग जाए। फिर भी अकेलापन आदमी को काटने को दौड़ता है, परंतु इसका एहसास हो इसके पहले ही एक सुंदर से आश्रम यानी कि वृद्धा आश्रम में प्रवेश ले लिया और जीवन संध्या जैसे महक उठी। बच्चों ने बहुत विरोध किया, पापा ये क्या पागलपन है, घर में कोई तकलीफ है क्या, हमसे कोई गलती हुई है क्या, फिर यह अलगाव क्यों, यह वृद्धा आश्रम क्यों। पंडित बोले, बेटे यह अलगाव इसलिए कि जब तक मैं हूँ थोड़ा अंतर रहे, यह ठीक है। तुम मुझे रखते तो यह वृद्धा आश्रम होता, मैं यहाँ आया हूँ तो मेरे लिए यह वानप्रस्थ आश्रम है। मैं अभी बूढ़ा कहाँ हुआ हूँ, अभी मुझे शेक्सपियर पढ़ना है, प्रेमचंद और महादेवी वर्मा की कहानियों का मर्म जानना है, और भी बहुत कुछ करना है जो मन में है। मुझे फिर बंधन में मत बांधो, और यदि कहे तो वह एक फ़ोन की दूरी पर है, या फिर उनके लिए इस दुनिया में मैं हूँ ही नहीं। यह सब बताते बताते वे हमें नारियल पानी वाले के पास ले आए। छोटे बच्चे जैसे उत्साह में बोले, भैया मलाई निकाल के दे दो ना। नवजीवन का उत्साह जैसे उनके अंग अंग में भरा था। इन किया हुआ चेक का रंगीन शर्ट, ब्राउन जीन्स की महंगी ब्रांडेड पैंट, सिर पर कैप, इस उम्र में भी यह सलीका, पर इन सबसे सुंदर था उनका जीवन के प्रति उत्साह। मैं टकटकी लगाकर जैसे देखती रह गई। यहाँ तो कभी भी निराशा का न और बुढ़ापे का ब नहीं था तो सिर्फ ताज़े फूलों जैसे खिले जीवन की ओर देखने का दृष्टिकोण। मैं बहुत प्रभावित हुई। उनका पता मांगा तो बोले, यदि दे भी दूँ तो आज की पीढ़ी के पास समय कहाँ है। 2 दिन तुम्हारे पर्स में चिट पड़ी रहेगी और तीसरे दिन तुम फेंक दोगी। इसलिए ज़्यादा सोचो मत। यदि किस्मत में रहा तो फिर मिलेंगे, और यदि नहीं रहा तो पता देकर भी क्या उपयोग। और वह आकृति दूर दूर जाकर धूसर होती चली गई। श्री पंडित से मिलने के बाद आज बार बार आंखों के आगे पांडे चाचा जी का उदास खोया खोया चेहरा नजर आ रहा था। सच, दोनों में कितना अंतर था। चाचा जी तो बेचारे मशीन बनकर रह गए थे। इस उम्र में भी सुबह उठकर पोते को स्कूल बस के लिए छोड़ना, दूध, तरकारी और अन्य सामान लाना, बिल भरना, न जाने ऐसे कितने ही काम उन पर थोपे गए थे। रिटायर की तख्ती पर जो लगी थी उन पर कामों की फेहरिस्त हनुमान की पूंछ की तरह दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। परेशान हो गए थे। संघर्षों और पैसों की कमी से उनके कंधे 50वां वसंत पार करते ही झुक गए थे। एक तरह की गूंगी लाचारी आ गई थी। बस तब से बुढ़ापे का डरावना सफ़ेद भूत उन्हें खूब डराता था। आज उनसे मिलने का निश्चय किया। दुविधा भी थी, क्योंकि उनसे किसी का मिलना जुलना बहू बेटे को पसंद नहीं था। उन्हें भी पंडित के बारे में बताना था और निमंत्रण भी देना था। निमंत्रण तो बहाना था। हमारी सोसाइटी में अधिकांश वृद्ध दंपति ही थे। जब से वह ब्याह कर आई थी, उनका अकेलापन, घुटन, मजबूरी और कसमकस देखती आ रही थी, पर कुछ सूझता नहीं था। आज श्री पंडित से मुलाकात ने जैसे मेरे बंद दिमाग के ताले ही खोल दिए थे। मेरे सास ससुर आए हुए थे। योजना थी उनसे मिलवाने के बहाने सारे सीनियर सिटीजन का एक छोटा सा गेट टुगेदर रखना, ताकि वे आपस में अपने अनुभव बांट सके। फिर किसी तरह कोशिश कर उन्हें नियमित अंतराल के बाद मिलवाना। महीना मंडल या किटी पार्टी की तरह उनका भी एक छोटा सा क्लब स्थापित करना। फिर दिशा उन्हें खुद ब खुद मिल ही जाएगी। विचारों के ताने बाने बुनती मैं कब उनके घर पहुंची पता ही नहीं चला। मुझे और मेरे हाथ में उनकी पसंद के बेसन के लड्डू देकर उनकी आंखें भर आई। पत्नी के गुजरने के बाद उनकी पसंद नापसंद किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती थी। सारी कहानी बताकर बोले, जरा भी खाली होता हूँ तो लगता है घड़ी का सेकेंड का कांटा भी 100 किलो का वजन लेकर चला आ रहा है।
कोई मेरी सलाह नहीं मानता, मैं सठिया गया हूँ क्या? मैंने भी बेटी के हक से प्यार से उन्हें समझाते हुए कहा, चाचा जी, अब आप गृहस्थी की जिम्मेदारी से भी रिटायर हो जाइए। इसका बोझ आगे की पीढ़ी के कंधों पर है। इस बोझ से यदि उनके पैरों में मोच आती है तो अपने अनुभवों का बल दें, परंतु यदि उनके न मांगने पर भी आप अपने अनुभवों और उपदेशों की बेरियां उनके पैरों में डालते रहेंगे तो उनका चलना मुश्किल हो जाएगा और वे ये बेरियां उपेक्षा की धार से काट फेंकेंगे। बिल्कुल सच कह रही हो बेटी। आंखों के आगे एक पर्दा था जो तुमने हटा दिया। सच, पंडित ने अच्छा निर्णय लिया। मैंने फिर धीरे से उन्हें अपनी योजना बताई। उनका आश्वस्त उत्साही स्वर इस बात की गवाही दे रहा था कि उन्हें एक दिशा मिल गई है और जीने का एक मकसद भी। आखिर वह दिन आ ही गया। सबकी 100% उपस्थिति ने तो मुझे चौंका ही दिया था। पहले मैंने अपनी सास का परिचय कराया कि कैसे वह वर्तमान से शीघ्र एक ही रूप हो जाती है। वे बोली, बेटा, औरत की भूमिका तो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बदलती रहती है, इसलिए हर बदलती भूमिका का स्वागत वे उत्साह से करती है। फिर मैंने उनके व्यस्त कार्यक्रम बताए, जैसे नाती पोतियों की पढ़ाई में मदद करना, त्यौहार पर या कभी खाने पर एक आधा डिश बना देना, कभी थोड़ी बुनाई, कभी सिलाई, और जितना शरीर में सामर्थ्य हो उतनी महिला मंडल के कार्यक्रमों में उपस्थिति। इस पर मुस्कुराते हुए बोली, अपने अधिकारों का नगारा बजाने के बजाय प्रेम और वात्सल्य की बीन बजाएं तो सब कुछ सरल हो जाएगा। बढ़ती उम्र के बदलते अधिकारों के सत्य को स्वीकारे। स्त्रियां तो बड़ी आसानी से स्वीकार करती है, पर पुरुष नहीं, इसलिए तो पानी में पड़े तेल जैसे संसार से अलग थलग पड़ जाते हैं। सासू जी की बातें प्रभावशाली थी। सभी का उत्साह काबिले तारीफ था। अनुभवों का लेन देन शुरू हो गया था। उनकी हंसी ठहाकों और कटाक्षों का मैं शांत बैठकर आनंद ले रही थी। सच, हम उम्र लोगों के बीच कितना रिलैक्स महसूस कर रहे थे सब। एक बात पर सभी एकमत थे कि उन्होंने सिर्फ पैसा दुगनी करने वाली योजनाओं के बारे में ही सोचा। यदि खुशियां दुगनी करने वाले योजनाओं की खोज वे 25-30 साल में की उम्र में कर लेते या कई शौक पाल लेते तो यूं समय काटने को न दौड़ता। फिर मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ा। कड़ियाँ जुड़ती गई। अगली बार मिलने की तारीख भी तय हो गई। प्लान बनते गए और यंग सीनियर सिटीजन क्लब की स्थापना भी हो गई। नाम के अनुसार ही उनका जोश और उत्साह देखने लायक था। खुशी के मारे तो मेरे पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। अचानक मैं अतीत से जागी। आज इस बात को लगभग 4 वर्ष हो गए हैं। सभी बहुत व्यस्त हैं। पांडे चाचा जी ने भी अपने लिए जीना सीख लिया है। अब वो सुबह की सैर और योग में के पश्चात तैयार होकर निकल पड़ते हैं। किसी सामाजिक संस्था में निःशुल्क अकाउंट्स देखते हैं। शाम को अपने हम उम्र दोस्तों के साथ बैडमिंटन या टेनिस खेलते हैं या सोसाइटी के बच्चों के साथ क्रिकेट में एम्पायर का रोल अदा करते हैं। कभी उन्हें कहानियाँ सुनाते हैं, कभी खुद सुनते हैं, और वो भी क्या, लगभग सभी का यही हाल है। सभी व्यस्त हैं। यदि कोई नाना नानी जी, दादा दादी जी अस्पताल में भर्ती हो गए तो यंग सीनियर सिटीजन क्लब के सदस्य उनकी बारी बारी से देखभाल करते हैं। इससे घर वाले भी चिंता मुक्त रह पाते हैं। सोसाइटी की हरियाली और स्वच्छता तो देखते ही बनती है। कई अच्छे सामाजिक उपक्रम चलते हैं। सब एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सब कुछ मिलजुल कर होता है। मेरे लिए होता है। उनकी आंखों में प्यार, धन्यवाद, आशीर्वाद, आदर, सब कुछ। मुझे मार्गदर्शक कहते हैं, जबकि सच तो यह है कि ये सब मुझे मेरे भविष्य के रूपहले दिनों के मार्गदर्शक लगते हैं। अभी तो 40वां पार किया है। यदि ईश्वर ने लंबी उम्र दी भी तो ऐसा ही जोशीला, महकता, रुबाबदार वृद्धत्व मेरी भी साथी होगा। मेरा बुढ़ापा बोझ न बने। मैं अपने लिए अपने जैसा जीऊं। जीवन का रोना धोना, राम कहानी लोगों को सुनाने की बजाय मैं पंडित भीमसेन, हरिप्रसाद, लता और पंडित रविशंकर के सुरों में खो जाऊं। जीवन की अंतिम सांस तक मेरी लेखनी लोगों का स्पंदन कागज पर उतारती रहे और आगे की पीढ़ी दिल में सोचे, मम्मी रहे, कभी छोड़ कर ना जाए, और रहे बस।
आशा करती हूँ कि आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।